Assalamu alaikum everyone. Let's start the class. Let's solve this paper. October, November 2021, variance 12. Use of the data booklet may be appropriate for some questions. Compound X consists of 40% carbon, 6.7% hydrogen, and 53.3% oxygen by mass. What is the empirical formula of compound X? So we have three elements actually here. The first one is carbon, जिसका मास 40 है, उसको डिवाइड कर दो 12 से, जो कि उसका AR है, सो दैट आपको मोल्स मालूम हो जाए. हाइड्रोजन का मास है 6.7, उसको डिवाइड कर दो 1 से, जो कि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है. और ऑक्सीजन की परसेंटेज बाय मास दी हुई है 53.3. सिंस ऑक्सीजन हैज एन एमआर ऑफ 16, उसको डिवाइड कर दो 16 से. तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 16 से, तो आपके पास मोल्स आएंगे. तो 40 डिवाइडेड बाय 12 इज गोइंग टू बी 3.33. ये हो जाएगा 6.7 और ये हो जाएगा 53.3 डिवाइडेड बाय 16 इज गोइंग टू बी 3.33. नाउ 3.33 इज द लीस्ट वैल्यू. इसका मतलब आप इसको डिवाइड करिए 3.33 से, तो आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा. ये सिंपलेस्ट रेशियो बन रहा है बेटा आपके पास 1 2 1. इसका मतलब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा CH2O and therefore A is going to be the right answer, right? फिर वो कह रहे हैं which statement is correct. वो कह रहे हैं 1 gram of hydrogen gas contain 3 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power 23 atom. Okay, so I'll try to find a simplest form of logic. 1 को डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.5. ठीक है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज बेसिकली H2, राइट? तो उसमें 2 एटम्स होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 मोल. एंड 1 मोल ऑफ is always equals to 6.02 6.0 into 10 to the power 23 atoms. I hope it makes sense to you. मैंने शॉर्टकट लगाया. मैंने सबसे पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस डिटरमिन किए, ये मोल्स आ गए. मुझे पता है हाइड्रोजन गैस में 2 हाइड्रोजन एटम है, एज यू कैन सी इन द फॉर्मूला. तो मैंने एटम्स के मोल्स डिटरमिन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 मोल ऑफ एटम आए. एंड 1 मोल ऑफ एनी एटम ऑक्यूपाई दिस मच पार्टिकल्स. क्योंकि ये वैल्यू इससे टैली नहीं हो रही, इसका मतलब A इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अब हम ऑप्शन बी के लिए वर्किंग कर लेते हैं. 4 ग्राम ऑफ हीलियम है. आप जानते हैं हीलियम का AR भी 4 होता है, तो 4/4 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मोल. और आप जानते हैं कि हीलियम इज अ मोनोटॉमिक एटम, तो जो मोल्स आपने हीलियम के निकाले एग्जैक्टली वही उसके एटम के भी होंगे, और जो उसके एटम के होंगे तो जाहिर सी बात है इक्वल टू हो जाएंगे 6.02 10 टू द पावर 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23 के. तो अगेन ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस वैल्यू से टैली नहीं हो रही, विच मीन्स ये भी गलत हो जाएगा आपका. ठीक है, याद रखिएगा. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. 16 ग्राम ऑफ मीथेन. तो मैं 16 को डिवाइड कर दूंगा मीथेन के MR से, विच इज ऑल्सो 16. अगेन यू विल गेट 1 मोल. अब आप जानते हैं हीलियम तो भाई डायटोमिक मोनोटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बट मीथेन एग्जिस्ट इन पॉलीएटॉमिक स्टेट. सो अगर आप मीथेन का फॉर्मूला देखेंगे तो वो CH4 है, और CH4 का मतलब टोटल 5 एटम है एक मॉलिक्यूल में. तो मैं क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए इनटू 5 करूंगा, तो ये हो जाएगा 5 मोल्स. और मैं 5 मोल्स को 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास पार्टिकल्स आ जाएंगे. और वो पार्टिकल्स कितने होंगे मेरे पास, कैलकुलेशन से करते हैं. ये हो जाएंगे आपके पास 3.0 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स. तो ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली इस वैल्यू से टैली कर रही है. इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब C वुड बी द राइट आंसर, राइट.
ठीक है, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। इसके बाद वो कह रहे हैं technetium Tc is a second row transition element that does not occur naturally on Earth. One of its isotope has 56 neutrons. Okay. What is the nucleon number of this isotope? तो सबसे पहली तो बात ये है कि आपने second row of transition element में जाना है और जाने के बाद आपने Tc का सिंबल देखना है। तो second row में जाते हैं, Tc का सिंबल देखते हैं, Tc ये आ गया Tc, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 43। ठीक है, तो हम 43 ले लेते हैं। Tc का एटॉमिक नंबर है 43, इसका मतलब इट हैज 43 प्रोटॉन्स, राइट। और अगर मुझे न्यूक्लियॉन नंबर डिटरमिन करना है, यानी मास नंबर डिटरमिन करना है, तो मास नंबर डिटरमिन करने के लिए मैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को ऐड कर दूंगा। प्रोटॉन मैंने एटॉमिक नंबर के थ्रू फाइंड आउट किया विच इज 43, न्यूट्रॉन मेरे पास क्वेश्चन में 56 गिवन है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितने हो जाएंगे 99। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ये मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर आ गया आपके पास। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि which atom has more unpaired electrons than paired electrons in orbitals of principal quantum number 2। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि more unpaired electrons हो as compared to paired electrons, और कहाँ पर हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में, यानी वैलेंस शेल में, यानी सेकंड शेल में। अब आप सब जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा स्पिन फॉर्म में तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड देन 2p2। सही है, तो ये इसका वैलेंस शेल हो गया। इस वैलेंस शेल में 2 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं, तो हम यहां लिख देते हैं 2 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। ठीक है, फिर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 7, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2 और ये हो जाएगा 2p3। तो इसका जो वैलेंस शेल है नाइट्रोजन का वो ये है, इसमें 2 पेयर्ड हैं और 3 अनपेयर्ड हैं। फिर आपके पास ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 एंड देन 2p4। इसमें 4 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। तो आप देखें वो सवाल आपसे क्या कर रहे हैं, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई इसमें अनपेयर्ड ज्यादा है, इसमें पेयर्ड कम है, तो इसका मतलब बी कुड बी द राइट आंसर, बट लेट्स फाइंड आउट विद फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 9 कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p5। अब इसमें 6 पेयर्ड है और 1 अनपेयर्ड है। ठीक है, सो इसका मतलब बी वुड बी द राइट आंसर बिकॉज उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं पेयर्ड से। अच्छा, मैंने यहाँ पर फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिए बिकॉज मुझे बात समझानी थी, क्योंकि अब आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो आप इसका एक शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, और वो शॉर्टकट ये है, देखिएगा जरा, वो शॉर्टकट इस तरह से लगेगा कि जनाब आप जानते हैं कि कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, सो इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में 2 होंगे, p में 2 होंगे, तो s में 2 और p में 2। आपको तो वैलेंस शेल देखना है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 इज द वैलेंस शेल, तो आपसे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, s में 2 p में 3, तो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से कर लो s2 p3। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, सो इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, s में 2 p में 4, तो ये रहेगा s2 p4
सही है। फिर आपके पास है फ्लोरीन, फ्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो s में 2 p में 5, ये s में 2 आ गए और ये p में 5 आ गए, 1 2 3 4 5। सही है। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो लॉजिक, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, दोनों अपनी जगह ठीक है। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहे हैं एटम X इज अ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो X बेसिकली एक सेंट्रल एटम है मॉलिक्यूल में। In this molecule, atom X has 4 pairs of valence electron in its outer shell. 4 pair of valence electron in its outer shell. 4 pair of valence electron का मतलब ये हुआ टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एलिमेंट X के अराउंड। ठीक है, ठीक है जनाब। 4 पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं X के अराउंड। ये बात भी लिख देते हैं, 8 electrons are around in atom X। ठीक है, 4 pair of valence electrons include at least 1 bond pair and at least 1 lone pair। वो कह रहे हैं भाई 1 lone pair होना चाहिए और 1 bond pair होना चाहिए, और bond pair का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। यानी ये बेसिक रिक्वायरमेंट ये जरूर पूरी हो। ठीक है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल शेप फॉर द मॉलिक्यूल। अच्छा, मसला ये है कि आपके पास 4 पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ना डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि 4 सिंगल बॉन्ड्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 4 सिंगल बॉन्ड्स हो, ठीक है, प्लस 0 लोन पेयर, ये भी तो हो सकता है कि 3 सिंगल बॉन्ड हो प्लस 1 लोन पेयर। ठीक है, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 सिंगल बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी कि 1 सिंगल बॉन्ड हो और 3 लोन पेयर हो। ठीक है, अब आप नोट करें, लीनियर ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। ठीक है, और इसमें सिर्फ 2 ही कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ तो 4 बन रहे हैं। मतलब ये भी कह सकता हूं मैं कि लीनियर हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जबकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नॉन लीनियर कुड बी द राइट आंसर बिकॉज नॉन लीनियर जो होता है वो उसमें 2 सिंगल बॉन्ड और 2 लोन पेयर होते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल गलत, क्योंकि ये हमारे पास 5 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो होता है हमारे पास तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो अराउंड, हमारे पास 10 नहीं, हमारे पास 8 है। ट्राइगोनल प्लेनर उस वक्त होता है जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो इन द वैलेंस शेल, हमारे पास 6 नहीं है, हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड एटम X, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल। आप जानते हैं ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये डायपोल मोमेंट इस डायपोल मोमेंट से नलिफाई हो रहा है, ये डायपोल मोमेंट इस डायपोल मोमेंट से नलिफाई हो रहा है। ठीक है ना, ये डायपोल मोमेंट इस डायपोल मोमेंट से नलिफाई हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये स्लाइड नेगेटिव है और ये स्लाइड पॉजिटिव, राइट, और ये स्लाइड नेगेटिव है और ये स्लाइड पॉजिटिव, और ये दोनों भी क्या होंगे? स्लाइड नेगेटिव। सही है जनाब। तो आप नोट करें, नोट ये करने की बात है कि इसमें प्लेनर ज्योमेट्री है और ये सिमेट्रिकल भी है, इसलिए ये भी नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप नोट करें इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन मसला ये है कि ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है ये नॉन पोलर है आपके पास।
और ये जो पूरा सेगमेंट है ये पोलर है आपके पास। तो इसका मतलब ये एक्चुअली क्या होगा, पोलर तो सबसे ज्यादा फोर्सेस जो हैं ओवरऑल डायपोल वो बी में होगा, विच इज व्हाई बी कुड बी द राइट आंसर. So this part is basically the non-polar part. This part of the molecule is basically the polar part. और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, which is why overall molecule becomes polar, and therefore B would be the right answer. Question number 7: the strength of hydrogen bonding increases as the electron negativity of the element bonded to hydrogen atom in hydrogen increases. Okay, some information for a range of hydride is given. Okay, which statement and reason about these hydrides is correct? वो कह रहे हैं the boiling point of HF is much lower than the boiling point of H2O. अच्छा, boiling point of HF है, pH3 है, वो lower है as compared to boiling point of H2O, which is right. नजर भी आ रहा है आपको चार्ट में, because pH3 does not form hydrogen bond, जो कि बिल्कुल सही बात है, pH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. और instantaneous dipole induced dipole forces, बेटा pH3 has a trigonal pyramidal shape, और trigonal pyramidal shape में dipole moment cancel नहीं होते, which means इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी, which means ये जो स्टेटमेंट है ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ठीक है, ये याद रखना. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि मैंने किस बेसिस के ऊपर बात की है. बॉइलिंग पॉइंट का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये कम है इससे. pH3 does not form hydrogen bond, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, बिकॉज pH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. लेकिन pH3 क्योंकि ट्राइगोनल पिरामिडल शेप में एग्जिस्ट करता है जस्ट लाइक अमोनिया, और वहां डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता, इसका मतलब डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी, जबकि वो कह रहा है नो इंस्टेंटेनियस, डज नॉट एग्जिबिट इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस. इसका मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl, जो कि बिल्कुल सही बात है, HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. Because the bond energy of HF is greater than the bond energy of HCl. By the way, bond energy has nothing to do with the boiling point. मैंने हमेशा कहा है कि van der Waals forces होती हैं, permanent dipole forces होती हैं, तो ये statement भी गलत हो गया. The boiling point of H2O is higher than the boiling point of HF because each hydrogen bonds between the water molecule is stronger. ठीक है जी, तो ये statement तो बिल्कुल ठीक है कि water का boiling point जो है वो HF से ज्यादा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि H2O का जो वो है आपका स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. नहीं, ये बात गलत है. उसकी वजह ये है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन से बनने वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास एज वेल, दैट्स व्हाट यू हैव रिटन इन योर नोट्स एज वेल. तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया. जब ए गलत, बी गलत, सी गलत, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी. लेट्स टॉक अबाउट द डी स्टेटमेंट. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pH3 and HCl और सिमिलर. हाँ, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो कि सही बात है, ये स्टेटमेंट ठीक है. बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ pH3 and HCl हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात बिल्कुल ठीक है. pH3 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18, और HCl में भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 18, तो ये बात बिल्कुल ठीक है. सिमिलर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ये बात भी सही है. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो सेम वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, सेम वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम होगा. राइट आंसर इज डी. ठीक है. Question number 8. The general gas equation can be used to calculate the value of the MR of the gas for a sample of a gas mass M, which expression will give the MR. That's so easy. Right answer is A. इसको तो सोचना भी नहीं है. ये देखिए, इस तरह से देखें, PV equals to nRT. मैंने आपको एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके दिया है. ये हो जाएगा mRT अपॉन MR, और अगर मुझे MR कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा mRT अपॉन PV, which is why A would be the right answer. The equation for the formation of ammonium chloride is shown. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई और इसमें डेल्टा H की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है. ये बात ध्यान में रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. Which diagram shows the correctly labeled reaction pathway diagram for the decomposition of ammonium chloride? Guys, अगर अमोनियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन हो रही है तो इसका मतलब रिएक्शन फ्लिप हो गया है. जब रिएक्शन फ्लिप होगा तो इक्वेशन ये बनेगी. जब इक्वेशन ये बनेगी तो डेल्टा H की वैल्यू ऑब्वियसली माइनस की बजाय क्या हो जाएगी? +314 किलोजूल्स पर मोल, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा. अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट. ये स्टेटमेंट सिर्फ इन दो में मिलेगा.
तो या तो ए ऑप्शन है या फिर बी ऑप्शन है। अब आप जानते हैं किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर ये होता है और डेल्टा एच एंडोथर्मिक होती है और एरो अपवर्ड होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिल रहे हैं बी में, which is why B is the right answer. In a catalytic converter, exhaust system of a car, carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide and nitrogen monoxide is reduced to nitrogen. ठीक है? What are the changes in oxidation number of carbon and nitrogen in these two processes? बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड से किस में कन्वर्जन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और आप जानते हैं यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो इसका मतलब चेंज कितना हो गया? +2 का। सही है? नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन गैस में। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 और यहाँ पर नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा? यहाँ से यहाँ तक -2, which is why D would be the right answer. ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे कि NO and NO2 are both present in a lower atmosphere as pollutants. The reaction sequence shows the production of ozone from oxygen in the lower atmosphere. This sequence repeats many times. Okay, ये important statement है। Equations लिखी हुई है यहाँ पर, आगे चलते हैं। Which statement about this reaction sequence is correct? वो बोल रहे हैं, अच्छा, NO is acting as a catalyst, but NO2 is not acting as a catalyst. भाई NO2 is basically acting as a catalyst। उसकी वजह ये है कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ NO2 से और मुझे वापस NO2 मिल रहा है, इसका मतलब इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं NO2 is acting as a catalyst। बिल्कुल सही बात है क्योंकि NO2 से रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, मुझे वापस NO2 रिकवर हो गया, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। बट NO is not acting as a catalyst। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये हम थोड़ा सा वर्किंग करके देखते हैं। उसकी वजह ये है कि चूंकि ये सीक्वेंस रिपीट हो रहा है मेनी टाइम्स, इसलिए ये सीक्वेंस इस तरह से भी तो हो सकता है कि NO ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, NO2 में कन्वर्ट हो जाए और फिर NO2 कन्वर्ट हो जाए NO प्लस ऑक्सीजन में। तो आप नोट करो, रिएक्शन स्टार्ट हुआ NO से, वापस आपको NO मिला, तो इट्स एक्स अ कैटलिस्ट। इसका मतलब NO इज आल्सो एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट बिकॉज ये रिएक्शन मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन उसने कहा इज नॉट एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, दैट मींस कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया आपका। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं नीदर NO नॉर NO2 एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, व्हिच इज रॉन्ग अगेन, क्योंकि NO2 भी एक कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि रिकवर हो गया और NO भी रिकवर हो रहा है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, तो इसका मतलब ये भी कैटलिस्ट है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, क्योंकि दोनों के दोनों एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं अ मिक्सचर ऑफ 2 पीरियड 3 ऑक्साइड्स आर एडेड टू वाटर। ठीक है, आपने 2 ऑक्साइड्स लिए पीरियड 3 के, उनको वाटर में ऐड किया, जो सॉल्यूशन बना with a pH value just below 7, what could be the constituent of the mixture? Okay, तो बेटा ये गलत इसलिए क्योंकि AlO2O3 is insoluble in water। तो ये डिसॉल्व ही नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले हम आगे जाएं, एक बात और, जस्ट बिलो 7 मींस सॉल्यूशन इज वीकली एसिडिक, क्योंकि जस्ट बिलो 7 है। फिर NO2O और MgO दोनों को ऐड करोगे तो ये एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे और एल्कलाइन सॉल्यूशन हैज greater pH than 7। ठीक है, तो ये भी गलत। फिर NO2O P4O10। ओके, सो NO2 और P4O10 में क्या होगा? Na2O
gives alkaline solution. P4O10 gives एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको देखो, ये क्या देगा आपको, एसिडिक सॉल्यूशन। ये भी क्या देगा आपको, एसिडिक सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है SO3 से बनने वाले एसिडिक सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसकी पीएच वैल्यू 1 होगी। और ये वीकली एसिडिक होता है, इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। चलें, इसको आप 3 कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन नोट करें, जस्ट बिलो 7 कह रहा है, तो ये जस्ट बिलो 7 तो नहीं हुई, तो ये भी गलत। तो जब ए गलत, बी गलत, डी गलत, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, सी। क्योंकि ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो वीकली एसिडिक सॉल्यूशन देंगे। Which statement about the compounds of the group 2 metal is correct? Barium carbonate is less thermally stable than strontium carbonate. Wrong, because down the group, thermal stability of carbonates and nitrates increases. Barium sulfate is less soluble than magnesium sulfate. That's right, because down the group, group 2 sulfates की solubility decrease हो जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। फिर वो कह रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लेस soluble than magnesium hydroxide. Again it is wrong, because down the group solubility of group 2 hydroxides increases. इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is more soluble than magnesium hydroxide. फिर वो कह रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट is more thermally stable than strontium nitrate. गलत, कैल्शियम नाइट्रेट में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो लेस थर्मली स्टेबल होगा। ये भी गलत। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। फिर वो आपसे कह रहे हैं, a 0.005 moles sample of anhydrous calcium carbonate is completely thermally decomposed to give 100 cm cube of gas. In a separate experiment carried out under the same condition, a 0.005 moles sample of anhydrous calcium nitrate is completely thermally decomposed. The volume of gaseous product is measured. What volume of gaseous product is formed from the calcium nitrate? By the way, ये मैंने आपको जून 2016 के वेरिएंसेस सॉल्व किए थे, उसमें भी करके दिया था, और मैंने इसका शॉर्टकट अप्लाई करके दिया था आपको। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और उससे ज्यादा आसान शॉर्टकट नहीं हो सकता। अदरवाइज काफी डिटेल्ड मेथड भी है इसका एक। इट विल टेक अराउंड 4 to 5 minutes टू सॉल्व दैट पैटर्न। तो हम उसी शॉर्टकट को यूज कर लेते हैं बेटा अपने लिए। कैल्शियम नाइट्रेट है हमारे पास। लेट्स डू वन थिंग, हम इसका डिटेल मेथड भी आपको करवा देते हैं। ठीक है, शॉर्टकट भी आ जाएगा, डिटेल मेथड भी आ जाएगा, दोनों चीज हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं, प्लीज सी नेक्स्ट पेज। इसकी वजह यह है कि वर्किंग काफी लेंथी होगी, डिटेल मेथड है, तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो हम यहाँ करके दिखा देते हैं आपको। ओके, सबसे पहली तो बात ये कि आपके पास मोल्स ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट है और वॉल्यूम ऑफ दिस है। फिर दूसरी बात, आपके पास मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट है और वॉल्यूम मेजर करना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रही है कैल्शियम नाइट्रेट से, वो डिटरमाइन करनी है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। ये डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। आपके पास 0.005 मोल्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास ये भी कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.005। आपने इसका वॉल्यूम निकालना है, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 24,000 cm3। तो अगर मेरे पास 0.005 मोल्स हैं
तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा। तो ये वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है तकरीबन 120 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो वॉल्यूम है ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, जो मैंने और आपने मिलकर निकाला थ्योरेटिकल वॉल्यूम है, जबकि ये जो वॉल्यूम गिवन है ना, दिस वॉल्यूम इज बेसिकली द एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वैल्यू है। ये जो एग्जामिनर ने दी है वो एक्चुअल वैल्यू, जो मैंने निकाली है अभी वो थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो एग्जामिनर ने वैल्यू दी हुई है 100 और जो मैंने निकाली है 120, एक्चुअल और थ्योरेटिकल का रेशो ले लो। तो रेशो लेने के लिए मैं लीस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो ये 1:1.2 का रेशो आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका रेशो हो गया बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल। यहाँ लिख देते हैं कि ये थ्योरेटिकल है और ये एक्चुअल है। ठीक है जनाब, अब आपने कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज किया हुआ था, तो कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट को आप डिकम्पोज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, ये हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन में। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये 2 मोल है और ये टोटल गैसेस आपके पास 5 मोल है। सही है, आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट कितना दिया हुआ था, 0.005 मोल्स। तो बताइए ये मोल्स कितने हो जाएंगे। तो मोल्स ऑफ गैसेस कितने हो जाएंगे आपके पास, मोल्स ऑफ गैसेस बेटा आपके पास हो जाएंगे 5 into 0.005 divided by 2, तो इट्स गोइंग टू बी 0.0125। ठीक है, ये मोल्स आ गए आपके पास। अब आप क्या करेंगे, तो वॉल्यूम निकालेंगे। तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 24,000 cm³। आपने 0.0125 मोल्स निकाले हुए थे, तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा बेटा आपके पास 300 cm³। एंड अगेन ये आपके पास क्या है, थ्योरेटिकल वॉल्यूम है। ठीक है, अब आपने थ्योरेटिकल और एक्चुअल दोनों को कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ रेशो। तो थ्योरेटिकल आपने कितना निकाला हुआ था, 1.2, सॉरी थ्योरेटिकल आपने कितना निकाला हुआ था, 1.2, और एक्चुअल आपके पास कितना था, 1। अच्छा, आपने अभी कितना निकाला है थ्योरेटिकल, 300। तो बताइए एक्चुअल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये हो जाएगा आपके पास 250 cm³। दैट्स योर आंसर। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा, डी। इसका शॉर्टकट ऑलरेडी दे चुका हूं, अब वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद 15, redox reactions are common in chemistry of group 17 elements. Which statement is correct? Bromide ions will reduce chlorine. गलत, इसलिए क्योंकि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम होती है, वो रिएक्शन कर ही नहीं सकता। क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड आइंस बट नॉट आयोडीन, ये भी गलत, बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड आयोडीन, वो ब्रोमाइड और आयोडाइड दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है। Fluorine is the weakest oxidizing agent, wrong, because fluorine is the strongest oxidizing agent in group 7. फिर वो कह रहे हैं iodide ions are the weakest reducing agent. wait. अच्छा, पढ़ लेते हैं। Fluorine is the weakest oxidizing agent out of this, गलत है ये। ठीक है, iodide ions are the weakest reducing agent, नहीं strongest reducing agent, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बी भी गलत, बिकॉज क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड आइंस बट नॉट आयोडाइड, तो आयोडाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ब्रोमाइड आइंस विल रिड्यूस
क्लोरीन, ये हो जाएगा रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा होती है, वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है, बट नॉट आयोडीन। आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए क्योंकि देखें, ये कह रहे हैं कि आपके पास Cl2 है, अगर आप 2Br नेगेटिव से रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Cl नेगेटिव प्लस Br2। तो ये रिएक्शन तो हो गया, यानी ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन Cl2 और लेकिन जो आयोडीन है वो ब्रोमाइड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से कम होती है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, विच मींस ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर आयोडाइड फॉर्म्स इक्विलिब्रियम व्हेन एडेड टू वाटर। सिल्वर क्लोराइड आयोनाइज हो रहा है सिल्वर आयंस क्लोराइड आयंस में, उसकी जो Kc है उसको K1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिल्वर आयोडाइड आयोनाइज होगा इसमें, Kc की वैल्यू को उसने K2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ईच इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइज वेल टू द लेफ्ट। इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइज वेल टू द लेफ्ट, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो जब बैकवर्ड रिएक्शन होता है तो ऑब्वियसली बेटा सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है। सिल्वर आयोडाइड विल नॉट डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया, दैट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। सिल्वर क्लोराइड विल डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया, अनदर इक्विलिब्रियम इज फॉर्म। ठीक है, जब सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व होगा अमोनिया में तो इक्वेशन ये बनेगी, और उसकी Kc की वैल्यू को K3 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज टू द राइट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। What is the order of magnitude for these three equilibrium constants? अच्छा, देखें, वो कह रहे हैं the position of this equilibrium lies to the right, इसका मतलब ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो इसकी वैल्यू तो ज्यादा होगी, तो K3 ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब आप नोट करें, जब ये सिल्वर आइंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर सिल्वर आइंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आप सोचें कि इनडायरेक्टली यहाँ पर भी कंसंट्रेशन कम हो रही है। जब यहाँ कंसंट्रेशन कम होगी तो यहाँ से रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। सही है, बात समझ में आ रही है? दोबारा से सुने, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है डिसॉल्व होने की वजह से, तो सिल्वर आइंस कम हो जाएंगे। अगर यहाँ सिल्वर आइंस कम हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए यहाँ पर भी तो कम हो रहे होंगे ना। तो जब सिल्वर आइंस यहाँ पर कम होंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड। जब प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड तो K1 क्या हो जाएगा, ज्यादा। आप जानते हैं कि सिल्वर आयोडाइड जो है वो तो डिसॉल्व भी नहीं होता अमोनिया में, तो जब सिल्वर आयोडाइड डिसॉल्व नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होगा। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो K3 सबसे ज्यादा, उससे कम K1 और सबसे कम K2, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं silver iodide is not soluble, hence no change in position of equilibrium. Okay, X is the ion of a metal which burns with a red flame. ये important बात है, red flame से burnt हो रहा है। Y is an ion that reacts with concentrated H2SO4 to produce H2S. याद रखिएगा कि iodide ion produces H2SO4 to H2S, और यही इक्वेशन मैंने क्लास में भी आपको करवाई, आपके रजिस्टर में लिखी हुई। सही है, तो इसका मतलब ये जो आयोडाइड आयंस हैं ये बेसिकली Y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, आप एक बात और भी जानते हैं और वो ये कि बेरियम बर्न्ड विद एप्पल ग्रीन फ्लेम, यही लिखवाया है हमने। और स्ट्रोंशियम जो है वो क्रिम्सन होता है, और मैंने पढ़ाते हुए कहा था कि क्रिम्सन फ्लेम का मतलब पर्पलिश रेड, और वो हमसे क्या कह रहे हैं कि रेड फ्लेम से बर्न हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रोंशियम होगा और ये आयोडाइड होगा। तो स्ट्रोंशियम आयोडाइड इज बेसिकली द राइट आंसर। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Oxides of nitrogen are present in the environment due to natural and man-made sources. Which row is correct? Natural source of nitrogen dioxide, बेटा natural source of nitrogen dioxide तो आपको याद है ना, हमने आपको बताया था through lightning होता है, right? और man-made source क्या होता है? Internal combustion engine. तो right answer is going to be A. That's so easy. उसके बाद 19, magnesium hydroxide dissolves in aqueous ammonium chloride but not in aqueous sodium chloride. अच्छा जरा गौर से सुनिएगा, aqueous sodium chloride का जो solution है वो न्यूट्रल होता है, तो aqueous sodium chloride solution is neutral, hence no reaction, hence no reaction। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये जो aqueous ammonium chloride का solution है ना, ये बेसिकली आपके पास acidic होता है, because ammonium ions are conjugate acid, solution is acidic, hence reaction takes place। ठीक है, आगे चलते हैं। Which statement explains this observation? और इसमें एक चीज और, अमोनिया माइंस क्या होते हैं? और कॉन्जुगेट एसिड, और कॉन्जुगेट एसिड को क्या कहते हैं हम? प्रोटॉन डोनर्स। ये लिखवाया मैंने आपको, तो जरा पढ़ते हैं। आयनिक रेडियस ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का कोई आयनिक रेडियस नहीं होता, गलत हो गया ये। अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट लेसफुली, फुली डिसोसिएट होता है क्योंकि सॉल्ट है, ये भी गलत हो गया। सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स राइट, बट इट हैज नथिंग टू डू विद दिस रिएक्शन, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, बिकॉज अमोनियम आयंस कैन डोनेट इट्स प्रोटॉन, बिकॉज अमोनियम आयंस इज अ कॉन्जुगेट एसिड। इसके बाद आपके पास क्या है? द फॉर्मूला ऑफ hydrocortisone acetate is shown. Which row is correct? Number of carbon atoms in one molecule. Oh my goodness, number of carbon atoms in one molecule. So we need to be very very careful, ठीक है, in determining the number of, you know, carbon atom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 कार्बन एटम्स है, तो या तो आंसर सी होगा या फिर आंसर डी होगा, क्योंकि 23 कार्बन एटम्स यहीं आ रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं नंबर ऑफ पैरेलल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। अब मैंने आपको समझाया हुआ है, और मैंने क्या समझाया था आपको, अगर आपको याद हो, कि अगर दो सिमिलर ग्रुप होंगे तो नहीं होगा, तीन सिमिलर ग्रुप होंगे तो नहीं होगा, राइट, लेकिन सी एच वाली सिचुएशन होगी तो फिर हो जाएगा, राइट। याद आया आपको कि चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए ना, तो अगर दो सिमिलर हैं या तीन सिमिलर है तो नहीं होगी कायरल कार्बन। तो मुझे ये देखना है कि सी एच कहाँ पर है। इनफैक्ट ये पॉइंट वैलिड तो है, बट जरा देखिए हम इसको किस तरह से जज कर रहे हैं। ये फर्स्ट कार्बन कायरल, ये सेकंड कायरल, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन। तो सेवन कायरल कार्बन एटम्स मुझे नजर आई, तो राइट आंसर इज सी। अब सेवन कायरल कार्बन एटम्स कैसे हैं? देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये एक्सटेंडेड सेकंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया और ये एक्सटेंडेड फोर्थ ग्रुप हो गया। याद आया आपको? ये प्रॉपर
आगे चलते हैं। ब्रोमोमीथेन decomposes in a stratosphere forming methyl free radicals and bromine free radicals. Guys, methyl free radical है और bromine free radical है, तो इसका मतलब ये हुआ होमोलाइटिक फिजन हो रही है, बिकॉज फ्री रेडिकल्स उसी वक्त बनते हैं जब होमोलाइटिक फिजन होती है। ठीक है, तो टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन क्या हो जाएगी? होमोलाइटिक। तो या तो आंसर ए है या फिर आंसर सी है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन फ्री रेडिकल, तो बेटा एक चीज याद रखिएगा कि फ्री रेडिकल्स मैंने आपको पढ़ाते हुए कहा है न्यूट्रल स्पीशीज होती है। having no charge, having zero charge। तो अगर ब्रोमीन है मेरे पास और उसका एटॉमिक नंबर 35 है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 35। तो राइट आंसर इज ए, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर अगर 35 है तो 35 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे फ्री रेडिकल बनने के बाद भी। चेंज थोड़ी आएगा कुछ भी, ना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। नेक्स्ट, structural and stereoisomerism should be taken into account when answering this question. ठीक है, Y is a gaseous hydrocarbon which decolorizes aqueous bromine. This means Y is a hydrocarbon which contain alkene functional group because aqueous bromine है। ठीक है, it contain no rings। it contain no rings का मतलब या तो straight chain होगा या फिर branch chain होगा, either straight chain और branch chain। ठीक है, फिर वो आपसे कह रहे हैं 10 gram of Y occupies a volume of 3.43 dm cube under room condition. How many isomeric structures are possible for Y? Guys, that's a lot actually, और जगह नहीं है यहाँ पर, so we need to consider another page because स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी देखना है, स्टीरियो भी देखना है, फिर मुझे ये भी मालूम करना है कि जो कंपाउंड Y है हाइड्रोकार्बन ये है क्या, बिकॉज मुझे तो इसका फॉर्मूला भी नहीं गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड आउट द फॉर्मूला, देन आई विल गेट द स्ट्रक्चर्स। सो लेट मी सॉल्व हियर, कोशिश करते हैं। देखो मुझे वॉल्यूम गिवन है तो मैं सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं। 3.43 है मेरे पास, मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ 24 डीएम क्यूब से, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। और मेरे पास मोल्स कितने आएंगे बेटा? 0.148 मोल्स। ठीक है, ये मेरे पास मोल्स आ गए। ठीक है, दूसरा मेरा स्टेप क्या होगा? मुझे मोल्स मालूम है, मुझे मास मालूम है, तो मैं एमआर कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मास है 10 और मोल्स है मेरे पास 0.148, तो यहां से एमआर कितना हो जाएगा? 70। थर्ड, ये एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप शेयर कर रहा हूँ, यूजुअली हम ओ लेवल क्लासेस में बच्चों को बताते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन का? CnH2n, इट इज इक्वल टू MR। आप 12n ले लीजिए प्लस 2n ले लीजिए इक्वल्स टू MR। MR कितना है? 70। तो ये हो जाएगा 14n इक्वल्स टू 70। तो यहाँ से n क्या हो जाएगा? 70/14। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। आप क्या करो, CnH2n में 5 रख के देखो, तो ये हो जाएगा C5H2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा C5H10। और C5H10 का MR कितना होता है? 70। हेंस प्रूव्ड कि ये एक एल्कीन है। सही है, और ये एल्कीन स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ये एल्कीन ब्रांच चेन भी हो सकती है, बट जब भी आप स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन बनाएंगे इन दो आइसोमेरिज्म्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है जनाब, अब आइसोमर्स बनाने, तो आइसोमर्स बनाने का तरीका क्या होगा? जगह नहीं है मेरे पास, बट आई विल ट्राई टू फिक्स इट। सबसे पहला होगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद CH3
CH3, फिर CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर इस मिथाइल ब्रांच को उठाकर इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा CH3, CH2, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर इस डबल बॉन्ड की पोजीशन उठा के यहां शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा जी, आप जानते हैं कि जब ये स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर में सिस भी मिलेगा एंड ट्रांस भी मिल जाएगा आपको, है ना। ये सिस पेंटोइन भी होगा और ट्रांस पेंटोइन भी होगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये भी तो हो सकता है स्ट्रक्चर, CH3, CH डबल बॉन्ड C, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, 1 2 3 4 5, सही है। तो देखो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है क्योंकि दो सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, दो सिमिलर ग्रुप, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, दो सिमिलर ग्रुप, इसमें भी नहीं है, दो सिमिलर ग्रुप, सिर्फ इसमें होगा। तो टोटल आइसोमर्स के टोटल स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी C. I hope it makes sense to you. Which equation represents a valid propagation step in the chlorination of ethane? आप जानते हैं कि ये टर्मिनेशन का स्टेप है, क्योंकि दो रेडिकल्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए तो चेन टर्मिनेट हो जाती है, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये भी रॉन्ग है क्योंकि हाइड्रोजन रेडिकल कभी भी नहीं बनता राइट प्रोपेगेशन के अंदर, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब क्लोरीन रेडिकल यूज होता है तो HCl बनता है, हाइड्रोजन रेडिकल नहीं बनता, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर इज A। और उसकी वजह ये कि जब क्लोरीन रेडिकल इन्वॉल्व होता है तो HCl बनता है along with the radical, जो कि चेन को फर्दर प्रोपेगेट करता है। ब्यूटानोइक एसिड कैन बी मेड फ्रॉम 1 ब्रोमोप्रोपेन इन 2 स्टेजेस। यहाँ Br की जगह पे क्या आ गया, CN, इसका मतलब अल्काइल हैलाइड है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, फिर CN किस में कन्वर्ट हो रहा है, COH, तो इसका मतलब ये एसिड हाइड्रोलिसिस है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एसिड हाइड्रोलिसिस इज C, सही है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई और यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रही है, स्पेसिफिक करें तो एसिड हाइड्रोलिसिस। A halogen alkane has the molecular formula C5H11Br. The halogen alkane does not form an alkene when treated with ethanolic sodium hydroxide. So guys, it's a very powerful statement. एक अल्काइल हैलाइड है जिसका फॉर्मूला C5H11Br है और ये अल्काइल हैलाइड एल्कीन प्रोड्यूस नहीं करता जब हम इसको इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराते हैं। तो वन बाय वन हमें देखना है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन कह रहे हैं तो इसका मतलब 1 2 3 4, 1 ब्रोमो कह रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर एक ब्रोमीन होगा, 2 मिथाइल कह रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप होगा। एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा सा फॉन्ट सही कर लूं। ठीक, ये होगा CH3, CH2, CH3, CH2Br, सही है। तो ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया आपके पास। अब एलिमिनेशन तो याद है ना आपको, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, एलिमिनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन एटम, तो एल्कीन यहाँ बन जाएगी। तो ये तो एल्कीन प्रोड्यूस कर रहा है, इजंट इट, गिव्स एल्कीन,
जबकि वो कह रहा है डज नॉट फॉर्म। सो ये गिव्स एल्कीन थ्रू बीटा कार्बन, जो आपको मैंने करवाया हुआ है, थ्रू बीटा कार्बन। अच्छा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी, तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ये Br हो गया, ये CH3 हो गया, और ये CH3 हो गया, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल हो गया। तो ऑब्वियसली बेटा ये भी एल्कीन देगा आपको ऑन एलिमिनेशन, गिव्स एल्कीन थ्रू बीटा कार्बन। और मैं बीटा कार्बन को ना डॉट सिर्फ चेक लगा रहा हूँ बीटा कार्बन एटम के ऊपर, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ठीक है। तो इन दोनों जगहों से बन जाएगी एल्कीन। ये यहाँ 2 एल्कीन बनेंगी, यहाँ से भी बनेगी, यहाँ से भी बनेगी, तो यहाँ 2 एल्कीन बनेगी, यहाँ सिर्फ 1 एल्कीन बनेगी, ठीक है। 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, ये हो जाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन। तो यहाँ से भी एलिमिनेशन होगी, यहाँ से भी होगी, ये भी एक एल्कीन तो देगा आपको, गिव्स एल्कीन थ्रू बीटा कार्बन, ठीक है। फिर आपके पास है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑब्वियसली जब ABC तीनों गलत हो जाए तो राइट आंसर क्या होगा? D। आगे वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके दिखा देते हैं आपको। 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 2 3, ये 2 मिथाइल, ये भी 2 डाइमिथाइल, 1 ब्रोमो प्रोपेन आ गया, ये है। अब देखिए आप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, इस बीटा कार्बन एटम के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, जब कोई हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्कीन भी नहीं देगा, तो आप लिख दीजिए नो बीटा हाइड्रोजन, ऑफ कार्बन, सो नो एल्कीन, ठीक है जनाब। क्वेश्चन 26 देखते हैं। Compound P is heated under flux with an excess of acidified potassium dichromate 6 to form compound Q. Compound Q has a lower boiling point than compound P. My goodness. Okay. The important is the compound Q has a lower boiling point than compound P. Okay. 2 methyl butane 1 ol. So 2 methyl butane 1 ol. CH3, CH2, CH, CH3, CH2, OH. इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, ये बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है। नो रिएक्शन, बिकॉज ये टर्शियरी अल्कोहल है, तो टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल नेवर ऑक्सीडाइज। फिर उसके बाद है आपके पास पेंटेन 1 ओल, 4 एंड दिस इज 5। आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, COH में, ठीक है। और पेंटेन 2 ओल, दिस इज CH3, CH2, CH2, CHOH,
एंड देन CH3। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये कीटोन बना लेगा। ठीक है, अब आप जहन में रखो, क्योंकि ये अल्कोहल है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और क्योंकि ये कीटोन है तो इसमें परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स होंगी। और आप जानते हैं कि परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस is weaker than हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया, P, और ये क्या है आपके पास, Q। तो राइट आंसर क्या होगा, डेल्टा, क्योंकि कंपाउंड Q जो है उसमें वीक वैन वाल फोर्स, उसमें वीक फोर्सेस हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसमें वैन वाल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें भी ज्यादा होगा, इसमें भी ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, राइट। इसमें भी ज्यादा होगा, इसमें भी ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा, तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म शुड बी कंसिडर्ड in when answering this question. An organic compound X is dehydrated by heating with concentrated phosphoric acid. Only 2 organic products are formed. What could X be? Okay. So beta, what we can do is कि हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं, और वर्किंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इन ऑप्शंस को उठाकर अगले पेज पे ले जाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। वर्किंग काफी है इसमें, इसलिए क्योंकि वो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आपको वर्किंग तो करनी पड़ेगी अच्छे से। चलो ठीक है, आई ट्राई टू फिक्स इट। आई ट्राई कि जी किस तरह से ये काम करेंगे हम। हमने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ था, और वो ऑप्शन ये था कि OH हटाओ, कार्बन पे प्लस चार्ज लगाओ। ये आ गया प्लस चार्ज, तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से भी हो सकता है, इस कार्बन से भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ से आपको कितनी एल्कीन्स मिलेंगी, 2 एल्कीन्स मिलेंगी। और जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड यहाँ से रीड करो, यहाँ से, डजंट मेक एनी डिफरेंस। चलिए बना के देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3 CH2। वेट एक मिनट, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ठीक है, अच्छा आप यहां से बनाएंगे तब भी वो यही बनेगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन आप नोट करें यहाँ पर सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, यानी सिस पेंटुइन भी बनेगा, ट्रांस पेंटुइन भी बनेगा। ठीक है, यहां से आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलते, ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स मिली। मुझे लगता है आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में भी तो यही कह रहे थे कि 2 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। सो मुझे लगता है कि ए वुड बी द राइट आंसर, लेकिन वर्किंग कर लेते हैं थोड़ी सी और, ठीक है, क्योंकि वो 2 प्रोडक्ट्स कह रहे थे ना हमसे, ओनली 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आते हैं। बट हम बाकियों को भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। OH हटाओ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से भी होगा, इस कार्बन से भी हो सकता है। तो मुझे 2 एल्कीन्स मिल सकती हैं, CH3 CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3। यहाँ से मुझे सिस भी मिलेगा, यहाँ से मुझे ट्रांस भी मिलेगा, यहाँ से दूसरी एल्कीन ये भी तो मिल सकती है, CH3 CH2
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो पेंट 1 इन भी मिल सकता है, यहाँ से पेंट 2 इन भी मिलेगा, और जब पेंट 2 इन मिलेगा तो सिस्टो ट्रांस मिलेगा, तो यहाँ से टोटल कितनी प्रोडक्ट्स हो गई? 3 प्रोडक्ट्स हो गई यहाँ से। वो मुझसे 2 प्रोडक्ट्स के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सो आई बिलीव ए ही आंसर है। सी को भी देख लेते हैं अगर आप चाहते हैं कि पूरा सॉल्व कर लिया जाए इसी पैटर्न के ऊपर। OH हटाएं, कार्बन पे प्लस चार्ज लगाएं, ये आ गया प्लस चार्ज। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से भी हो सकता है, इस कार्बन से भी हो सकता है, इस कार्बन से भी हो सकता है। ठीक है, तो हम एल्कीन बना के दिखा देते हैं आपको। CH3 CH डबल बॉन्ड C, इस C के साथ ये CH3 होगा, फिर आपके पास है CH2 फिर CH3। ठीक है, अगर मैं डबल बॉन्ड इस कार्बन एटम के थ्रू बना रहा हूं तो एल्कीन ये बनेगी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, और अगर यहां से बनेगी तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। 3 प्रोडक्ट्स बनेंगी यहाँ से भी, बल्कि 3 से भी ज्यादा, 3 से भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ सिस ट्रांस भी मिलेगा आपको, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो बेटा राइट आंसर इज ए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आई होप इट मेक सेंस टू यू कि किस तरह से हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 28, which compound produces a precipitate when 2,4-dinitrophenyl hydrazine reagent and also with alkaline aqueous iodine? alkaline aqueous iodine जब भी रिएक्शन करता है, इसका मतलब या तो आपके पास CH3CO ग्रुप अवेलेबल है या फिर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है। इन दोनों में से कोई एक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव देने के लिए। ब्यूटेन 2-ओल, सो बेटा ब्यूटेन 2-ओल जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि उसमें 2,4-DNPH का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। ब्यूटेनाइल गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ CH3CO ग्रुप। ये भी गलत। ब्यूटानॉन इज द राइट आंसर, इसलिए क्योंकि CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो हाइड्रोफॉर्म का भी टेस्ट आएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का भी टेस्ट आएगा। Question number 29. Organic compound Z has an alcohol group and a carboxylic group. भाई Z है, इसमें अल्कोहल भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, इसका मतलब टोटल 3 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। Compound Z reacts with magnesium carbonate to make a salt with a relative formula mass of 230.3. Okay, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और वो मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा वो। ठीक है, सॉल्ट जो है वो मैग्नीशियम का होगा। ओके, compound Z does not react with acidified potassium magnate 7. Okay, compound Z does not react with potassium dichromate 7. ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट में उसने मुझे ये कह दिया कि टर्शियरी अल्कोहल शुड बी प्रेजेंट क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, उसने कहा तो है कि अल्कोहल का ग्रुप है, तो अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी, इस बात को उसने कंफर्म कर दिया इस स्टेटमेंट को देके, और उसने कह दिया कि भाई वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, इसका मतलब इट हैज टू बी टर्शियरी अल्कोहल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड Z एक ऐसा टर्शियरी अल्कोहल है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा
और अब हमें ये देखना है कि कौन सा है, किसमें स्ट्रक्चर बना बना के देखना पड़ेगा हर किसी का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्यूटानोइक एसिड लेंगे, 1 2 3 4, ये ब्यूटानोइक एसिड हो गया मेरे पास। अब वो कह रहे हैं 2 मिथाइल हो गया और 2 हाइड्रोक्सी हो गया, तो ये टर्शियरी अल्कोहल हो गया, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, राइट। ठीक है, सो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट से भी रिएक्शन करेगा, ये टर्शियरी अल्कोहल भी है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सो इट माइट बी द आंसर, लेकिन पहले हम स्ट्रक्चर्स बना बना के देख लें। ये हमने ए के लिए बनाया है, अब हम बी के लिए बनाएंगे। प्रोपोनिक एसिड 1 2 3, ये प्रोपोनिक एसिड हो गया, ये 2 हाइड्रोक्सी हो गया, ये 2 मिथाइल हो गया। तो ये भी बेटा आपके पास बिल्कुल ठीक बात है कि देखो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका मतलब ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन, मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, टर्शियरी अल्कोहल है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब तक ये चीजें तो ठीक हो गई हैं, लेकिन सी देखते हैं। सी कह रहे हैं 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटानिक एसिड, 1 2 3 4, सेकंड कार्बन एटम पे मिथाइल है और 2 और 3 हाइड्रोक्सी है, इसका मतलब ये H, तो ये गलत हो जाएगा इसलिए क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया और 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि वो कह रहा है इट डज नॉट रिएक्ट विद K2Cr2O7, तो ये गलत हो गया सी। डी देखते हैं। ओके, डी से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। 1 2 3, ये आपका प्रोपोनिक एसिड बना दिया मैंने, 2 मिथाइल कह रहा है, ये H लगाओ यहाँ, और 3 हाइड्रोक्सी कह रहा है। थ्री हाइड्रोक्सी कह रहा है, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा CH2OH, तो ये तो आपका प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये भी गलत। इसका मतलब सी और डी तो गलत हो गए। कॉम्पिटिशन जो है ना वो ए और बी में। अब कॉम्पिटिशन जरा गौर से सुनिए, ए जो है और बी, ये दोनों मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं और सॉल्ट बनाएंगे, राइट, और दोनों ऑक्सीडाइज भी नहीं हो रहे। मसला ये है कि सॉल्ट मुझे वो चाहिए जिसका Mr230 है। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा Mr230 का मिलेगा मुझे, सही है। आप एक बात जहन में रखना कि जो सॉल्ट बनेगा उसमें मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज होगा और जो कार्बो ऑक्सिलेट आयन होता है उस पर -1 चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा चार्जेस, तो कार्बो ऑक्सिलेट आयन, अलर्ट रहना, कार्बो ऑक्सिलेट आयन टेकन 2 हो जाएगा इनटू मैग्नीशियम, कुछ इस तरह का सॉल्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री, राइट। तो मुझे कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनाना है, सही है। तो यार आई हैव अ वेरी लिमिटेड स्पेस, यानी इसके 2 मोल यूज होंगे, इसके भी 2 मोल यूज होंगे और फिर मैग्नीशियम से रिएक्शन होगा। ओके, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं बेटा। ये CH2 है हमारे पास और ये CH3 है हमारे पास। लॉट ऑफ वर्किंग एक्चुअली, लॉट ऑफ वर्किंग। चलें, तो हम पहले बी से बना के देखते हैं, ठीक है। बी से देखते हैं, जरा देखो CH3 COH CH3 COO Mg2+, ये हो जाएगा O नेगेटिव, CO COH CH3 CH3। यार इस सॉल्ट का ना MR निकाल लो, चलो MR निकालते हैं सॉल्ट का। ये हो जाएगा बेटा
1 2 3 4 कार्बन एटम है तो 12 टाइम्स 4 प्लस 3 and 3 6 6 and 1 7 1 2 3 ऑक्सीजन 16 into 3 ये हो जाएगा 103 ये 103 है तो ये भी क्या होगा 103 क्योंकि दोनों का सेम है तो मैं 103 और ऐड कर देता हूँ और 24 इसका मास ऐड कर देता हूँ 103 plus 103 plus 24 so it's going to be 230 और वो क्या कह रहे हैं 230.3 इसका मतलब B is the right answer क्योंकि उससे MR जो है वो 230.3 आ रहा है मेरे पास सही है तो इस पूरे का मास 103 प्लस 24.3 प्लस 103 है तो ये हो जाएगा 103 plus 103 plus 103 plus 103 plus 24.3 it's going to be 230.3 राइट तो मेरे पास आंसर बी के अंदर आया है ठीक है मैंने बी के लिए वर्किंग की थी तो राइट आंसर इज बेसिकली बी क्योंकि एमआर इसी से टैली हो रहा है दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क मतलब इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन because you can't solve this question in 1 minute. This question needs time. The infrared spectrum of Y is shown. ठीक है अब जो Y आपने शो किया है उसमें ये आया है आपके पास OH ऑफ अल्कोहल 3350 सेंटीमीटर इनवर्स पे और ये आपके पास आई है CH 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे राइट सो ऑब्वियसली अल्कोहल है आपके पास तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें कीटोन एब्सेंट है कार्बोनाइल पीक एब्सेंट है ठीक है उसके बाद ये भी एब्सेंट है क्योंकि इसमें अल्कोहल एब्सेंट है अल्कोहल की पीक एब्सेंट है ये भी एब्सेंट है इसलिए क्योंकि कार्बोनाइल की पीक एब्सेंट है अच्छा ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में कार्बोनाइल की पीक होनी चाहिए वो नहीं है ये इसलिए गलत है क्योंकि इसकी ब्रॉड पीक होती है वो अवेलेबल नहीं है अल्कोहल भी नहीं है इसके अंदर ठीक है क्योंकि हमारे पास अल्कोहल की भी आ रही है तो राइट आंसर इज बी आई बिलीव क्योंकि अल्कोहल की पीक गिवन है हमें Question number 31. Use of the data booklet may be appropriate for some question. The Boltzmann distribution diagram shows a fixed amount of a gas at two different temperature, T1 and T2. Obviously, T2 is a higher temperature, T1 is a lower temperature. वो कह रहे हैं which statement correctly describe the feature of this diagram. तो वो आपसे कह रहे हैं temperature T1 is lower than temperature T2. That's right. बिल्कुल ठीक बात है. फिर वो कह रहे हैं the shaded area indicates the particles that have sufficient energy to react at T2. That's also right. ठीक है जी. फिर वो कह रहे हैं आपसे the total area under the each curve is the same for both temperature. बिल्कुल सही बात है. Total number of molecules तो same ही होंगे ना area under the curve में. तो ये भी ठीक है. तो right answer is A. फिर वो कह रहे हैं आपसे 4 solutions each of concentration 0.1 mole per dm cube were tested with a pH meter. The results are shown. ये pH की values given है आपके पास. ये acids हैं, ये alkalis हैं. ठीक है. Acids हैं और ये क्या है आपके पास? Alkalis हैं. वो कह रहे हैं which statement explain these results. वो कह रहे हैं acid 2 has a lower pH than acid 1 because it is more soluble. बेटा acid 2 has a lower pH than acid 1. That's right.
बट द इशू इज एसिड 1 की अगर पीएच लोअर है, इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन ज्यादा होगी, आयनाइजेशन है ज्यादा होगी, मोर सॉल्युबल का स्टेटमेंट गलत है, यहां पर होना चाहिए था मोर आयोनाइजेशन, राइट, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, मोर सॉल्युबल के बजाय मोर आयोनाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन ये स्टेटमेंट ठीक है, तो ओवरऑल गलत ही हो गया वो। फिर वो कह रहे हैं बेस 2 हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन सॉल्यूशन देन बेस 1। बिल्कुल सही बात है, बेस 2 की पीएच ज्यादा है, जब पीएच ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग एल्कली होगा, स्ट्रॉन्ग एल्कली होगा, फुली आयनाइज होगा, फुली आयनाइज होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। एसिड 1 डिसोसिएट्स लेस देन एसिड 2, बिल्कुल सही बात है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीकर देन मिनरल एसिड्स, इसका मतलब ये लेस डिसोसिएट होगा, ये मोर डिसोसिएट होगा, ये वीक एसिड है, लेस डिसोसिएशन, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मोर डिसोसिएशन, तो सेकंड स्टेट थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। ओके, विच रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस। आप जानते हैं मैग्नीशियम यहाँ पर 0 है जबकि यहाँ 2+ है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो गया मैग्नीशियम। आप जानते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन +1 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब ये रिडॉक्स हो गया। आप जानते हैं यहाँ पर क्रोमियम जो है वो +6 है, आप जानते हैं यहाँ पर भी क्रोमियम +6 है, तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिडॉक्स नहीं होगा। जब सेकंड रॉन्ग हो जाता है तो आंसर एक्चुअली डेल्टा हो जाता है, क्योंकि 1 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन एडजस्ट नहीं किया हुआ, एग्जामिनर ने सिर्फ 1 का किया हुआ है। उसके बाद वो कह रहे हैं when the liquid N2F4 is heated it decomposes into a single product X, which statement are correct? NF bonds are broken during this decomposition? No, ये गलत है। जब आप कह रहे हैं कि सिंगल प्रोडक्ट होगी, सिंगल, तो इसका मतलब ये हुआ कि NF2 NF2 ये होगा N2F4, आप इसको जब डिकम्पोज करेंगे तो ये 2NF2 बना लेगा, यानी बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं द एंथैल्पी चेंज व्हेन N2F4 डिकम्पोजेस इनटू X इज अप्रॉक्सिमेटली +160 किलोजूल्स पर मोल। ये हो सकता है ठीक हो, ये हो सकता है ठीक हो, बिकॉज हमें NF की बॉन्ड एनर्जी, ये ठीक हो सकता है, ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा। मॉलिक्यूलर इफेक्ट्स आर नॉन लीनियर, बिल्कुल सही बात है, ये NF2 है तो NF2 जो है वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा, इसलिए क्योंकि 2 फ्लोरीन है, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 4 5, तो 2 सिंगल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड एंड अ लोन पेयर इज बेसिकली 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी, एंगल 117.5 डिग्री होगा, और जब 117.5 डिग्री एंगल होता है तो बैंड शेप ज्योमेट्री होती है, इसका मतलब नॉन लीनियर होगा, तो ये थर्ड भी ठीक है, इसका मतलब सी वुड बी द राइट आंसर। The following statements compare some properties of the oxides and chlorides of sodium and silicon. The melting point of SiCl4 is higher than the melting point of SiO2. ये wrong है, because SiO2 has a giant covalent structure. It exhibits strong covalent bonding. So to overcome that bond, we need more amount of energy, which means it has higher melting point than SiCl4. तो पहला statement गलत हो गया। दूसरा statement, SiCl4 reacts with water. That's right. Hydrolyze हो जाता है। NaCl does not. ये बिल्कुल सही बात है। वाटर में डिसॉल्व होता है, रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व होता है, रिएक्ट नहीं करता, तो ये गलत हो गया और ये ठीक है। फिर देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ SiCl4 इज लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। दैट्स राइट, ये जॉइंट आयनिक लैटिस होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो राइट आंसर इज सी। 36, which statement about ammonium chloride are correct? It reacts with hot aqueous NaOH to produce an alkaline gas. That's right, because whenever any ammonium salt react with any alkali, always ammonia gas is given off, and ammonia is the only alkaline gas, by the way. फिर वो कह रहे हैं in solution it reacts with aqueous silver nitrate to produce a white precipitate. Exactly, ये silver nitrate chloride ion से reaction करके silver chloride बनाएगा,
और सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। When solid, it reacts with concentrated sulfuric acid to produce chlorine. That's wrong because क्लोराइड जब concentrated H2SO4 से रिएक्शन करता है तो वो मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl देता है, if you remember, क्लोरीन नहीं बनाता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर इज बी। फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज द सेम फॉर द पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। आप जानते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, सिर्फ ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ओनली ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स, जिसको हम स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी कहते हैं। Only orientation of atoms or spatial arrangement of atoms is different, rest is same। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर इज ए 38। Which of the molecular formulae represents at least one compound that can undergo addition polymerization? C4H8 is an alkene, undergoes addition polymerization। तो ये सही है बिल्कुल। C2H3Cl, तो बेटा 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 2 3, डबल बॉन्ड और एक Cl है। अच्छा C2 कह रहे हैं, ओ माय बैड, 1 2, ये डबल बॉन्ड है, ये Cl है, ये बनेगा, ये भी एल्कीन है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। C3H6O 1 2 3, 6 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी ये भी एक एल्कीन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, व्हिच मींस ए वुड बी द राइट आंसर। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि मैंने OH यहाँ लगाया, अगर कोई बच्चा यहाँ पर OH लगा दे वो भी ठीक ही होगा बेटे, सही है। तो OH यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें या यहाँ लगा दें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। Which of the reaction gives products containing a chiral center? HCN से जब रिएक्शन होगा तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। मैं साइनोहाइड्रिन बना देता हूँ, ये है CH2OH, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपका हो जाएगा कीटोन, कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा OH और CN में, और ये COH एज इट इज रहेगा, तो ये कायरल हो गई, तो ये तो ठीक है। फिर उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जब सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा आपके पास क्या बनेगा, ये CH2OH एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा CHOH यानी सेकेंडरी अल्कोहल में, और ये हो जाएगा COOH, तो ये भी कायरल कार्बन हो गई, तो ये भी ठीक है। फिर है आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सेस CONCO2H, ओके। तो अगर मैं इसकी रिडक्शन करवाऊंगा तो ये बन जाएगा CH2OH, कीटोन विल टर्न टू CHOH यानी सेकेंडरी अल्कोहल, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिडक्शन करने पे प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ये दोनों ग्रुप सेम हैं, इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, एंड देयरफॉर राइट आंसर इज बी। Last question. Ethyl butanoate is heated with dilute aqueous solution of sodium hydroxide. Which substances are product of this reaction? यार ethyl butanoate कह रहे हैं वो CH3 CH2 CH2 COO CH3 CH2 CH3, ये ethyl butanoate है। अच्छा, मैं स्ट्रक्चर ओपन करके लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए कि मैंने किया क्या है, ठीक है। हमने आपको बताया हुआ है कि एस्टर का बॉन्ड ब्रेक कर दो, जब एस्टर का बॉन्ड ब्रेक करोगे तो जाहिर सी बात है ये कार्बोब्यूटानोइक एसिड बनाएगा, और क्योंकि मीडियम क्या है मेरे पास, एल्कलाइन, तो ये सॉल्ट ऑफ ब्यूटानोइड बन जाएगा प्लस CH3 CH2
OH, यहाँ से अल्कोहल बन जाएगा आपको, सही है। तो प्रोडक्ट में सोडियम ब्यूटानोइड बनेगा, बिल्कुल ठीक बात है। वाटर तो बनता ही नहीं है, तो गलत हो गया। तो जब, और थर्ड तो बन ही नहीं सकता, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू।